सिकंदर की बात पे बख्तावर की बोलती ही बंद हो गई। उससे देखकर सिकंदर हुदात को देखे हुए उसे मुस्कुरा कर देखने लगा, जो कि कंफ्यूज हो गई थी। कुछ नहीं मामा, पप्पा आराम से सो गई। हाँ, मुझे लगा बेड पर लिटाऊंगा तो फिर उठ जाएगी, मगर आज ज़्यादा ही थक गई थी। पूरी एनर्जी इस्तेमाल की उसने तुम्हारी आमद पर। उसके बाद बातों के दौरान सिकंदर ने बस से आइडिया पूछा कि वो इस सफ़र रे को उनकी एनिवर्सरी में सरप्राइज़ देना चाहता था, क्योंकि पहले दो में वो कुछ खास कर ही नहीं सका। पहले साल तो रे की प्रेगनेंसी ने सोचने का मौका नहीं दिया, दूसरे साल वक्त की शादी ने सोचने नहीं दिया। मतलब हाँ ने रमशा को तोहफा तो दिया था, मगर वो सरप्राइज़ नहीं जो उसे वो पहले साल ही देना चाहता था। हुदार ने उसकी बात सुनी तो हंसते हुए बोला, सोचने की क्या बात है, जैसे पहले सरप्राइज़ किया था वैसे ही कर देना। अच्छा सा डिनर और उसके साथ छोटा सा तोहफा दे दो। क्यों इन चोंचलों में पड़ते हो? अपने साथ दूसरों को भी गलत मिसाल दो तुम। वो जिसकी तरफ इशारा कर रहा था सिकंदर बाहू भी समझ गया था। सिकंदर अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर सामने टेबल पर रखते हुए पीछे हुआ और टांग पर टांग रखकर संजीदगी से उदात को देखने के बाद पक को बोला, जो अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी, इन्हें छोड़े मामा। आप उन्हें पेरिस ले जाए, वहां पर आप को प्रपोज कीजिएगा। आपने तो कभी प्रपोज करने की नौबत ही नहीं लाई, सीधा उन्हें उठाकर किडनैप कर। फिर पक को याद आया उदात को ये बात पता नहीं थी। उदात उसकी बात अधूरी छोड़ने पर आंखें घुमाने लगा। प्लीज़, इतना शरीफ नहीं है तुम्हारा मामा। सब जानता हूँ मैं। तुम्हारी और हमशा की झूठी कहानी में सब आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। बख्तावर उससे घूरने लगी। हुदात ने अपना सर झटका। नहीं, मैं इस तरह का कुछ मिलता जुलता मॉस्को में कर चुका हूँ। क्या कर चुके हैं मॉस्को में आप? फिर सिकंदर की याद दिलाने पे बख्तावर खुशी से बच्चों की तरह की। हुदात अपनी 20 साला बीवी को देखने लगा, जो इस वक्त 15-16 साल की दिखाई दे रही थी। वो इतनी छोटी नहीं लगती थी, उसके साथ उसकी हरकतें उसे उससे बहुत ही ज़्यादा छोटी बना देती थी। हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप भी इतने शर्मिंदा हो गई थी। मामा, आप बहुत क्यूट है। काश मुझे कोई आप जैसा मिलता। उदाद उसकी बात सुनकर थप उठा, यानी हद ही हो गई। सिकंदर उदाद के तपने पे हंस पड़ा। मैं तो ढूंढ देता, लेकिन तुम्हें पसंद ही ये ओल्ड मैन आया था। नहीं, तुम तो जैसे 22-23 साल के हो ना। रमशा और तुम में तो उम्र का तो जैसे कोई गैप ही नहीं है ना। काके हो ना तुम सब। अगर मेरा रमशा के साथ रिश्ता बड़ा है तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं बूढ़ा हूँ। बेचारा इतना एज कॉन्शियस नहीं था जितना वक्त के साथ शादी करने के बाद उससे कर दिया था। उदाद, आप ही और मामा का कपल आइडियल कपल है। उनकी जोड़ी को देख कर तो। उदाद ने उसकी बात काटी। तो ना करती मेरे से शादी, अगर हमारा कपल तुम्हें ऑड लगता है। उदाद उससे झिड़कता उठ पड़ा। बख्तावर अपने और उदाद के कपल को यूनिक कहने लगी थी, मगर उदाद ने सुना नहीं। बख्तावर सिकंदर को देखने लगी, जो बख्तावर को देख रहा था। वक्त को हैरत हुई, मामा को गुस्सा क्यों नहीं आया। सिकंदर उठकर उदाद की जगह पे बैठा, गोनियां घुटने पे रखकर हाथों को वहां मिलाए बोला। कभी कभी तुम उसके साथ ज्यादती कर जाती हो बख्त। बख्तावर ने सिकंदर को हैरत से देखा। ये मामा ही बोल रहे थे, जो किसी का कोई लिहाज नहीं करते थे, किसी के एहसास के बारे में नहीं सोचते थे, सवाए अपने दिल के। ऐसी बातों की बात को तो कभी तवक्का नहीं थी। मामा, आपने देखा ना, वो खुदात कैसे। सिकंदर ने नरमी से उसकी बात काटी। तुम्हें पता है, तुम बाहर परदेश में उसके रहमो करम पे हो। वहाँ मैं भी मौजूद नहीं हूँ। अगर उसे ऐसे तंग करोगी तो वो तुमसे कभी ना कभी प्रसन्न हो जाएगा कि देखो मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। और ये है कि इसके मायके वालों के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। हर वक्त मामा मामा। मैं जानता हूँ मेरी बख्ता को मुझसे मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी मेरे मुकाम से ज़्यादा उसका मुकाम बड़ा है। वो मजाजी खुदा है तुम्हारा। भक्त तो एकदम लाजवाब हो गई। मैं जानता हूँ वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही तुमसे ऐसी बात कहेगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मगर इरादी तौर पर मेरे से भी खता हो जाती है। मैं भी ना चाहते हुए रे को दुख दे देता हूँ। इंसान हूँ, आखिर तो वो भी इंसान है। खताएं हो जाती हैं। मुझे आइडियलाइज मत करो। खुदाद मेरे से हजार गुना बेहतर है। अगर ना होता तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी उससे न करवाता। बेशक तुम्हें उसके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। मेरी नज़रों में अगर वो तुम्हारे काबिल ना होता तो आज तुम उसकी बीवी ना होती। बख्तावर ने अपना सर झुका लिया। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ा। लोगों ने कभी उसे इतनी तवज्जो नहीं दी, उसे कभी कुछ समझा ही नहीं। अपनी आधी जवानी तो उससे लोगों की बेहिसी सहते गुजार दी। तो तुम कैसे उससे इतनी तवक्का लगाकर बैठी कि तुम्हारे लिए वो बहुत जज्बाती और एक्सप्रेसिव हो जाएगा। हालांकि वो तुम्हारे मामले में बहुत एक्सप्रेसिव हुआ है। अपनी हिम्मत से ज़्यादा उससे खुद को तुम्हारे लिए बदला है। इसलिए वक्त उसकी मोहब्बत को जज मत करना। उसे किसी और की मोहब्बत के साथ कंपेयर ना करना। मोहब्बत की तौहीन होगी फिर, जो मेरे लिए भी काबिल कबूल बात नहीं होगी।
वक्त ने अपनी आंखों की नमी को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, मगर एक आंसू टूटकर सिकंदर के हाथ पर पुश पर गिर गया। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है मामा, बहुत कदर है उनकी। मैं कभी मरकर उनकी तौहीन नहीं करूँगी। मैं बस ऐसे ही उन्हें तंग करती हूँ। और आप तो मेरे बाप हैं, आपको कैसे आइडियलाइज ना करूँ? हर लड़की अपने शोहर में अपने बाप की खसूसियात ढूंढती है, मैं भी वही कर रही थी। सिकंदर बेख्तियार हंस पड़ा। अपने शोहर को क्यों गुंडा बनाना चाहती हो? अच्छा खासा शरीफ आदमी है। ऐसी शराफत कम से कम मेरे सर्कल में तुम्हें नहीं मिलेगी। बहुत हास है वक्त। कोई भी शख्स कम से कम मेरे पास हिम्मत, हौसले और इज्जत से तुम्हारा रिश्ता ना लाता, बल्कि आता ही नहीं। मेरी दहशत ही कुछ ऐसी है। ना सिर्फ आया, बल्कि इसने अपनी फैमिली को कन्विंस किया। और ये मत सोचना कि वो रमशा के लिहाज से आए। नो, नेवर, कभी नहीं। सबको अपनी फिक्र होती है। अगला वक्त के साथ सेकेंडरी हो जाता है, अगर वो बुराए घर में चला जाए। बख्तावर एकदम पुरसुकून हो गई, फिर एकदम चौंक उठी। मामा, क्या मैं भी आपके लिए सेकेंडरी हो गई हुई? सिकंदर ने उसे देखा, फिर उसे घूरा। मेरे लिए तुम सबसे पहली तरजीह हो, कोई सेकेंडरी वैकेंडरी नहीं है। मैंने बस जनरल बात की, खबरदार तुमने ऐसा सोचा। लगाऊंगा एक और। जहाँ तक ये सारी बात कहने का असल मकसद था, खुदात भी मुझे बहुत अजीज है। अगर उसके लिए मुझे तुम्हें भी समझाना या डांटना पड़े तो मैं करूँगा, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम्हारी इज्जत भी करता है। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि उसकी इज्जत करूँ, उसे डिफेंड करूँ। अच्छा बताओ, क्या प्लान करना है? मैं चाहता हूँ तुम भी उसे सरप्राइज़ दो। वक्त कुछ कहने वाली थी, हुदाद अंदर आ गया। उसके तासुरात कहीं से भी गुस्से वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। सिकंदर ने उसे देखा तो अपने अब्रू ऊपर किए। क्या कुछ भूल गए या मेरी भांजी से माफ़ी मांगने आए हो? सिकंदर के एकदम बदलते हुए रूप को वक्त हैरत से देखने लगी। सिकंदर एक ना समझ आने वाली चीज़ था। वो आज आप ही की बात पे इत्फाक करती थी। हुदाद ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा, फिर सर झटका। मेरा दिमाग नहीं खराब, मैं कुछ आइडिया सोचने गया था। यहाँ तो मामा भांजी के पास बैठे हुए मेरा सिर्फ खून खोलता। सिकंदर ने अपनी मुस्कुराहट को बामुश्किल रोका। हुदाद भी कुछ ऐसी कैफियत से दो चार था। बस वक्त ना समझी से अपनी मामा और शोहर को देख रही थी। इस तरह देखने पर वो बिल्कुल हीरा की तरह दिखाई दे रही थी। अच्छा, तो क्या सोचा तुम्हारे तंग नज़र दिमाग ने? वक्तावर को शायद ये आइडिया पसंद आए। बख्तावर ने हुदाद को देखा, फिर एकदम झटके से वो तेजी से उठी। ओह यस, हुदाद यू आर जीनियस, बस तय हो गया। मामा तैयारी पकड़े, मैं भी जावेद भाई से बात करके आती। बहुत से काम करने हैं मामा। आपने जो आप ही के साथ जितने लम्हात कैद किए हैं वीडियोस या पिक्चर्स की सूरत में, वो मुझे दें। मेरे पास सिर्फ 5 दिन हैं। अल्लाह अल्लाह, मुझे अपनी नज़रों के सामने ये सब काम करने हैं। वक्त कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। हुदाद मज़े से सिकंदर के साथ बैठा। सिकंदर ने उसे देखा, फिर बोला। ये मुझसे तस्वीर और वीडियोस क्यों मांग रही है? क्या है इसके जहन में? तुमने पाला है इसे, तुम्हें नहीं पता क्या सोच रही है ये। और उसका जवाब सिकंदर को बहुत जल्द मिल गया था। ये मैंने पूरी रात जाग कर लिखा है मामा, आपको तो यही गाना होगा, मुझे नहीं पता। सिकंदर ने पेपर पकड़कर हुदाद को देखा, जो अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह पे हाथ रखकर संजीदा नजर आने की कोशिश कर रहा था। सिकंदर की आंखों में पट्टी बांधकर वो उसे जावेद के बताए हुए स्टूडियो में हुदाद के साथ लेकर आई थी। और अब सरप्राइज बताकर अब गाने के बोल उसने कागज में लिखे उसे दिए थे। सिकंदर ने पढ़ा तो बेचारा खुद अजीब व गरीब कैफियत में मुब्तला हो गया। सही मायनों में वो खुद को खरा महसूस कर रहा था। अगर वो ये कहे, व्हेन आई फर्स्ट लेट आईज ऑन यू आई नो यू वर माई करबा करबू। सिकंदर ने जैसे ही पहली लाइन पढ़ी, हुदाद की हंसी छूट गई। सिकंदर ने वक्त को देखा, जो हुदाद को नजरअंदाज किए बोली। आगे बोले ना मामा। करबा करबू से ज़्यादा बेहतर रे ऑफ सनशाइन ठीक नहीं है? वो ठीक कर लेंगे, आप आगे बढ़ें। आई वॉजेंट अवेयर with this indescribable feeling, but every nerves in my body signaled that it was you. या खुदाया, ये सारा सुनने से पहले मेरी जान बचा लेना। हुदाद हंस हंस कर थोड़ा हो रहा था। हुदाद, अब आप अगर आगे से कुछ बोले मैं आपको बाहर भेज दूंगी। वक्त अब तेज लहजे में बोली। गाना चीज़ी था, लेकिन इतना बुरा नहीं था। अगर सिकंदर सही और सच्चे जज्बात से गा था। आवाज़ तो पहले ही उसकी बहुत खूबसूरत, गंभीर और भारी थी, जो गाने में दिलकशी ले आए। हुदाद जो शुरू में हंस रहा था, वो भी सिकंदर के गाने पर चुप हो गया। द डार्कनेस वॉज फेडिंग फेडिंग व्हेन यू स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम, टर्निंग माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। योर वॉर्नेबिलिटी broke the devil. I'm gonna feel this forever until I die. It's too damn strong, Ray. तुमने कहीं से ये बोल कॉपी तो नहीं किए वक्त? बख्तावर उदास साथ खड़े शीशे के पार सिकंदर को गाते हुए देख रहे थे। मेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों कॉपी करूंगी?
हाँ, कोशिश की तो कुछ अल्फाज उठा लूँ। फिर मैंने सोचा मैं एक राइटर हूँ, तो मैं गाने की बजाय कहानी लिखूंगी। आप ही और मामा की कहानी करबोनत भरो। इट मेड मी फील अलाइव, सो डैम अलाइव। द calmness I felt in my blood was when you spoke. The beauty of speaking was felt when a trembling voice escaped your lips. It made me tremble. What you have done to me, Ray. You changed me, sunshine. You changed me, sunshine. When I first laid my eyes on you, I knew you were my ray of sunshine. हाय, मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। आप सच कहते हैं, अल्फाज बेशक चीज़ी हूँ, लेकिन मामा की आवाज़ मुझे कहीं और ही ले गई, जैसे कभी कभी नॉवल की फैंटेसी में मुझे ले जाती है। हाय, रोना आ रहा है। बस करो ड्रामेबाज। मैं तो ये सोच रहा हूँ किसी ने सुन लिया तो। उल्टा लोग मामा को ऑफर करेंगे, मामा गुंडे से रॉक स्टार बन जाएंगे। खबरदार मामा को अपनी चीज़ सिखाऊं। जितने गाने जस्टिन बीबर, शॉन मेंड्रीज और फलाना ढिमकाना के चीज़ी होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। फिर भी देखिए, पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। मामा को सुनते ही लोगों ने बाकियों को भूल जाना है। ये तो मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया पागल है। अगर सिकंदर को लोगों ने सुनते ही पसंद कर लिया तो मुझे यकीन आ जाएगा कि वाकई दुनिया बेवकूफ़ है। जब वक्त ने सिकंदर के बाहर निकलने पर उसे बेस्ट विशेस और ये कहा कि अगर वो पब्लिक हो जाए तो क्या ही बात हो, तो सिकंदर बिदक गया। मेरा दिमाग नहीं खराब, ये सब मैं अपने लिए नहीं रमशा के लिए कर रहा हूँ। इस सब का फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी चीज़ की कदर ख़त्म हो जाती है अगर वो बहुत से लोगों की नज़रों में आ जाए। मेरे जज्बात रे के लिए बहुत कीमती हैं, मैं उन्हें हरगिज़ ज़ाया नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है मेरे अब्बू जी, बस एक और काम रह गया। ये एडिटिंग और म्यूज़िक वाला काम तो ये प्रोडक्शन वाले लोग संभाल लेंगे। आपने बस कल चलना है, मुझे बस पूरा दिन दे दे, फिर आप फारिग। सिकंदर राजी हो गया, लेकिन कल किधर जाना था ये समझ से बाहर था। रमशा बख्तावर की प्लेट में सैलेड डाल रही थी तो उन तीनों को देखते हुए बोली, आज आप सब लोग कहाँ गायब थे? ये अता ना पता, मुझे लगा कि दूसरे शहर ना चले गए हों। नानो बेचारी बैठी रही, फिर बड़े मामू आ गए उन्हें लेने। इरू भी आज चिड़चिड़ी उसी हुई हुई थी, बार बार मुंह में हाथ डाल रही थी। अभी मुश्किल से सुलाया है। वो बोलते अब उदात की प्लेट में सैलेड डालने लगी। तुम बैठो मिशी, मैं डाल लूँगा। आप ही बिब्बा की मस्जिद दांत निकल रहे होंगे, इससे ऐसा कर रही होगी। आपने बताया था ना, जब इरा के 2 दांत निकले थे तो उससे पहले ऐसा ही करती थी। हाँ दाऊद, आप क्यों चुप हैं? सिकंदर चावल का चम्मच लेते हुए उसे देखने लगा, फिर बोला, मैं ज़रा थक गया हूँ इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तुम लोग बातें करो। रमशा ने हैरत भरी नजरों से सिकंदर को देखा और उसकी तरफ आकर उसका माथा चेक किया। बुखार तो नहीं है? थक गए होंगे। गए कहाँ थे आप सब? वो मिशी असल में आप ही, मुझे अपनी दोस्त से मिलना था तो गुजरात गए थे। ज़्यादा देर नहीं रुकना था, मगर उसकी अम्मी ने रोक लिया। मामा का भी शायद रास्ते में काम था, इससे वो भी हमारे साथ चल पड़े। आप बैठे ना, खड़ी क्यों हैं? खुदात उसे देखने लगा जो उसे नज़रअंदाज किए खाने की तरफ झुक गई। अच्छा वक्त, अब कल हम सोफ़ी क्लब चलेंगे। इतने दिन हो गए हैं वहाँ गए हुए। सिकंदर नए घोड़े मंगवा कर लाए हैं, हॉर्स राइडिंग का दिल हो रहा है। और तो और नया शेफ आया, इतने मज़ेदार खाने बनाता है कि पूछो मत। फिर उसने सिकंदर को देखा जो अब कहीं से थका हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि जेलिसी से आग बगोला दिखाई दे रहा था। वो आप ही, मुझे मामा को कहीं लेकर जाना था, बस उस काम से फारिग। आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ जाऊँगी। रमशा एकदम रुक कर भक्त के अंदाज को नोटिस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे कुछ छुपा रही हूँ। चंदा, कुछ लेना है तो मैं भी साथ चलती हूँ। दाऊद की सुबह मीटिंग नहीं है? हाँ, मेरा मतलब है नहीं रे। वक्त को कल इस्लामाबाद लेकर जाना है, उसे वहाँ से कुछ लेना है। दूसरा उसकी दोस्त की शादी हो गई है तो वो वहाँ रहती है, उसको भी विजिट करना चाहती है। मुझे अमेरिकन एम्बेसी जाना है, एक दोस्त का काम फंसा हुआ है। खुदात बख्तावर और सिकंदर के झूठ बोलने पर हंसे बगैर नहीं रह सका। बख्तावर ने जोर से अपना पाँव खुदात के पाँव पे रखा। मामू, आप हंसी क्यों? रे, जाकर कुल्फी ले आओ ताकि मैं खाकर अब सोने की तैयारी करूं। सिकंदर खाना मुकम्मल करते हुए रमशा को बोला, जो उन सब के अजीब रवैये पे उलझन में मुब्तला हो गई। रमशा गई तो बख्तावर ने खुदात के बाजू पे हाथ मारा। दिमाग खराब हो गया है आपका? आप ही को पता चल जाता तो सारा सरप्राइज खराब हो जाना था। मैंने क्या किया? मैं तुम लोगों के बोंगे झूठ पर हंस पड़ा था। अब इसमें मेरी क्या गलती है? बस हंसी निकल आई। इसकी कुछ ज्यादा हंसियां नहीं निकल रही। बख्त, अपने शोहर को समझाओ। मेरे समझाने पर इसने रोना है। बेटा, मेरा एक हाथ तुम्हारे पूरे वजूद से भी ज्यादा भारी है। बड़ा आया धमकी देने वाला। सिकंदर ने अजीब मुस्कुराहट से उसे देखा, फिर बोला,
तुमने अपने जिस्म अगर इंजेक्शन से इतने ज़्यादा भयानक कर दिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अगर तुम्हारी बिल्ड मेरे से ज़्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे आराम से कुचल सकते हो। मेरी हाइट तुमसे 2 इंच कम से कम बड़ी है और मेरी अकल और फाइटिंग स्किल्स भी तुमसे बेहतर है। आखिर को पुराना स्ट्रीट फाइटर रह चुका हूँ। नहीं, तो मैं पहले कारखाने का मजदूर रह चुका हूँ जो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकूंगा। आर्मी वालों ने भी मुझे अंधों की तरह रख दिया था। ब्लैक बेल्ट बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ। बड़े बड़े फन्ने हाँ के मुंह तोड़े हैं। ओहो, आप लोग किस बहस में पड़ गए? मैं ज़रा सा क्या गई, यहाँ तो कंपटीशन लग गया। दाऊद, आप भी ना। मामू इतने कम दिन के लिए आए हैं और आप ये सुलूक कर रहे हैं उनके साथ। बस बच्चे, यहाँ तो इज्जत ही नहीं है। इससे अच्छा मैं अपने घर चला जाता। बीवी तो बीवी, बीवी का बाप भाई मामा जो भी है वो भी मुझे नहीं बख्शता। नहीं, अभी मुंह तोड़ने की बात कौन कर रहा था? मैं कर रहा था या तुम? मामा खुदात, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? भक्ति उनके तेज बोलने पर जरा घबरा गई। शुक्र है तुमने इसका नाम ले लिया, वरना मुझे लगा तुमने कहना था खुदाद आप क्यों लड़ते हैं। मेरी भांजी को कुछ मत कहो, हर वक्त उस बेचारी के पीछे लगे रहते हो। वो मुझे डिफेंड नहीं करेगी तो किसे तुम्हें। दाऊद बस। अब रमशा ऊंची आवाज से बोली तो सबको चुप होना पड़ा। अब अगर किसी ने आगे से कुछ कहा तो मैं सबको अपने घर से बाहर भेज दूंगी। रे मैं रमशा ने सिकंदर के सामने बोल रखा, ये घर मेरा है तो मेरा हुक्म चलेगा और मेरा हुक्म है सब खामोशी से खाना खाएंगे। बख्तावर ने चुप होते ही सीधा रमशा से बोल लिया। उदात भी कंधों को रिलैक्स करते हुए पानी का गिलास पीने लगा और सिकंदर और मोबाइल उठाकर अपनी मेल्स चेक करने लगा। या अल्लाह, चिड़िया घर बना दिया। अगर ईद उठ जाती तो फिर आप सब उसे सारी रात जाग कर सुलाते। उसके रोब पर उदाद मुस्कुराया लेकिन हंसा नहीं। अब मामा जल्दी से ड्रेस पहन कर आए। सिकंदर ने घूम कर देखा, बख्तावर ने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट हैंगर से लटके उन्हें पकड़े उसके सामने मौजूद थी। भक्त बहुत पुरजोश दिखाई दे रही थी। बस 2 कॉस्ट्यूम्स हो गए। मामा प्लीज ऐसे मत देखे, अब राजी हो गए हैं तो पूरी बात माने ना। यार मुझसे क्या करवा रही हो? जोकर लगूंगा। अच्छी खासी बारो पर्सनैलिटी है, ऐसे काम करते हुए अच्छा लगूंगा। ऊपर से फीमेल मेकअप आर्टिस्ट बुलवा ली। रे को पता चला तो गोली मार देगी। मैंने मेल मेकअप आर्टिस्ट का कहा था, ये फीमेल कहाँ से आ गई? ठहरे, आप फिक्र मत करें, कोई जोकर नहीं लगेंगे। बस यू विल लुक डैशिंग हमेशा की तरह। और आपने कुछ नहीं करना, आपको बस आप ही को फिर से अपने आप से मोहब्बत करवानी है। बस मेक श्योर ऑफ दैट। सिकंदर ने खुदाद और हन्नान को देखा जो उसे थम्स अप दे रहे थे। सिकंदर कपड़े चेंज करके बाहर आया तो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था, मगर वक्त मजीद मामा को रफ लुक देना चाहती थी। उसे हेयर स्टाइलिस्ट को हिदायत की उसे मैसी लुक दे। मामा अपने शर्ट के बाजू फोल्ड करें। हाँ ठीक है। अब गिरबान के सारा बटन खोले। इनकी दाढ़ी प्लीज यहाँ से ट्रिम कर दे। मामा इतनी दाढ़ी रफ कर दी है, आपको कब से जेसन मवावा बनने का शौक हो गया? सिकंदर ने हन्नान को देखा जिसकी मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सॉरी, रे को मेरी घनी दाढ़ी पसंद है। मैं उसको सरप्राइज कर रहा हूँ या तुम सबको? यार मुझे अब तुझ पे तरस आ रहा है। सिकंदर, तुम्हें डमी बनाना मेरा ख्वाब था, मगर इस तरह तेरे साथ ज्यादती देखी नहीं जा रही। ये रे से मोहब्बत करवा रही है या सबसे? वैसे मामा मैं स्टाइलिस्ट बन सकती हूँ, बड़ा पैसा है इस फील्ड में। आप तो हैं ही दिलकश, मगर अब तो आपने आग लगा देनी है। वाह, ये वीडियो सिर्फ रमशा ने देखनी है। तुम तो ऐसे पागल हो रही हो जैसे सिकंदर एलन के शो में इंटरव्यू देने जा रहा है। मामा को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, मामा पहले ही मशहूर है। उनके हल्के सारा कम कर दे, बाकी सब ठीक है। सिकंदर को जाके सोफे पे बिठाया। सिकंदर कोने के बल मजे से बैठा उन्हें देख रहा था। उदात ने गहरा सांस लिया। मैं भी सोच रहा हूँ एक अदद म्यूजिक वीडियो बना लूँ, वहां अपने स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा। प्लीज उदात भाई, वहां बच्चों को हमने शहीद नहीं करवाना। सिकंदर की आवाज़ बदकिस्मती से अच्छी निकल आई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई मुंह उठाकर म्यूजिक वीडियो बनाने लग जाए। मुझे डर है अगर आयना को पता चल गया तो 100 बातें मेरे सामने और 200 बातें मेरी पीठ पीछे करेगी। मुझे बड़ी जलने की बू आ रही है। सिकंदर ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। उसके बाद बख्तावर ने लाइट्स कैमरा एक्शन कहा तो सिकंदर जो घुटने के बल बैठा था एकदम वक्त को रोक चुका था। सर, वो फाइल शायद शेयरिंग फाइल में मौजूद थी। एलेक्स ने वो लगा दी। इरहा ने आपको देखा तो पुरजोश हो गई। वो तो शुक्र है मैं आ गया तो ने बंद करवाया, मगर जूनियर भा हमें डांटने लगी। हमने उन्हें बहलाने के लिए म्यूजिक लगा दिया तो फिर जाकर चुप हुई। सॉरी सर, मगर हमने हर मुमकिन कोशिश की थी उन्हें रोकने की। सिकंदर ने उसे घूरते हुए चुप कर उसे उठाया। पापा नो,
सिकंदर ने उसे ज़रा सा हिलाया। बंद करो इसे और हेजल से कहो खाना ठीक 2 बजे तैयार होना चाहिए। हमारे मेहमान 1 बजे तक आ जाएंगे। और जावेद, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देना। रे की तबीयत ठीक नहीं है और शायद 2 कॉल्स मेरी मिस हो गई थी। ऐप से चेक कर लेना और उन्हें कह देना मैं बिजी हूँ। रात तक शायद राब्ता कर सकूँ। पापा नो, पापा टीवी, पापा सन, सनशाइन, पापा, पापा। इरू, नो नो। सिंगिंग नो, म्यूजिक। मम्मी हर्ट, ओके। नो इरू। मम्मी नो हर्ट, पापा ऊ। वो बोलते हुए भी गा रही थी। मम्मी बीमार है इरू। मम्मी को दर्द होगी, इसलिए नो। ऊ। सिकंदर ने उससे गुदगुदाते हुए कहा। इरा हंस पड़ी और ताली मारने लगी। सिकंदर ने कुछ कहते हुए दरवाज़ा खोला, उससे देखा रमशा खड़े तकिए के साथ टेक लगाए सो गई थी। शायद दवाई असर कर चुकी थी। सिकंदर ने इरा को देखते हुए होंठों पे हाथ रखा, फिर दबे दबे कदमों से इरा के कमरे की तरफ गए। मम्मी सो रही हैं, इसलिए आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सिकंदर ने हिदायत की, लेकिन साथ फिर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। एक लड़की काली यूनिफॉर्म में मलबूस चाबियों का गुच्छा पकड़े आ रही थी। उसकी चाल में मजबूती थी मगर हाथों में लरजिश थी। वो नाक की सेध में चल रही थी मगर नसें बार बार लम्हा बा लम्हा कहीं न कहीं भटक रही थीं। थोड़ी देर वो एक बड़े से दरवाजे के करीब आई और वो लॉक खोलने के लिए बड़ी सी चाबी लॉक के करीब लेकर गई, तो हल्के से बल्ब की रोशनी में उसके हाथ सुर्ख धब्बों से भरे हुए थे। ऐसा लगता था हाथ जल्दबाजी में साफ किए गए हों। लॉक खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही लॉक खुला उसी वक्त बड़े से स्टील के दरवाजे को धक्का देते हुए कोई 3 काले मास्क और काले कपड़ों में हेकल आदमी अंदर दाखिल हुए। उसके हाथों में उनके साइज़ की राइफ़ल और सीने पे गन होल्स्टर लगे हुए थे। कोई खतरे की बात तो नहीं? किसी ने भारी भरकम रूसी आवाज़ में उस औरत को कहा, जिसे तेज़ी से सर हिलाते हुए कहा कि सिक्योरिटी गार्ड बेहोश है, कुछ कैमरे उससे बंद करवा दिए थे। बाकी उसको कुछ नहीं पता। जिससे वो महज सर हिलाकर उसे बिना कुछ कहे आगे चल पड़े। उनमें से एक आदमी, जिसकी हाइट लंबी और कंधे चौड़े थे, उसने अपने बाकी साथी को हिदायत दी कि एक दाएं तरफ जाए, दूसरा बाएं तरफ। हालांकि वो जिसे उठाने जा रहे थे उसका रास्ता उन्हें पता था। ना भी पता होता तो ये औरत उन्हें खौफ के आलम में बता देती। बाकियों को दूसरी तरफ भेजने का मकसद सिर्फ एहतियात थी, ताकि जब वो उस तरफ से निकले तो कोई हमला करने के लिए ना पहुंचे। लेकिन उनकी ये गलतफहमी थी। ये काबू का जेल था। अगर इसके साथ कोई दगा कर सकता था तो उसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। मगर ये जेल की सिक्योरिटी सीक्रेट अलार्म थे, जिसके बारे में सिकंदर के खास बंदों के अलावा किसी को नहीं पता था। वो उसे दगा नहीं दे सकते थे। इरा नीले काम वाले फ्रॉक में मलबूस शहजादी लग रही थी। वो बाकी बच्चों के साथ भाग रही थी। उसके हाथ में दुरायना की दी हुई पेप्सी की बोतल थी, जो कि अध खुली हुई थी। स्टेज सजा हुआ था। वहां सिकंदर के दिए हुए सिल्वर गाउन में रमशा सिकंदर की आंखों को ठंडक बख्श रही थी। साथ खड़ा हन्नान बार बार उसे छेड़ रहा था कि वो नजरें हटा ले, मगर सिकंदर उसे नजरअंदाज कर रहा था। आज हुज़ैफा की मंगनी थी। सब उस छोटी मगर शानदार तकरीब में मौजूद थे। वहाँ ग्रे सूट और ब्लैक शर्ट में मलबूस बिना टाई के सब में नुमाया लग रहा था, लेकिन वो अपनी शानदार पर्सनैलिटी से बेनियाज दिखाई दे रहा था। सामने स्टेज पे बैठा हुज़ैफा भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। रमशा और आयना उसे कुछ कह रही थी, जिस पर वो हंसते हुए अपना सर झटक रहा था। खुशगवार माहौल था। अचानक शोर हुआ। सबने उस तरफ देखा तो सिकंदर का चेहरा सफ़ेद हो गया। दुल्हन की बहन ब्लू कीमती स्टाइलिश काफ्तान में मलबूस गुस्से से आग बगोला दिखाई दे रही थी। उसका नाम नैना था। नैना ने भरी महफिल में इरा के मुंह पे थप्पड़ मारा, क्योंकि इरा ने गलती से पेप्सी उसके जूते पे गिरा दी। इरा थप्पड़ पड़ने पे जोर से रोने लगी। रमशा भी तड़प के उठी। इडियट, दिखाई नहीं देता? तुम्हें जब पीना नहीं होता तो फिर लेकर क्यों घूमती हो? ओह, तो तुम हो दहशतगर्द की बेटी। नैना, बिहेव योरसेल्फ। हाथी ने ऊंची आवाज से उसे कहते हुए इरा को उठाया। उसी वक्त सिकंदर आ गया और उससे इरा को उठाया। रमशा का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। मुठियां भींची वो नैना के सामने आई और तेज लहजे में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पे हाथ उठाने की? तुम इंसान हो के जानवर? 1.5 वर्ष के बच्चे पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? नैना ने उसे देखा तो हंसी। लो, अब दहशतगर्द की बीवी आ गई। जाहिर है अपने काले करतूत को छुपाने के लिए अब तुम जहलों की तरह बहस करोगी। इरा रो रही थी और सिकंदर का बस नहीं चल रहा था। वो उस मगरूर लड़की का मुंह तोड़ दे।
पापा हर्ट, पापा मी हर्ट, पापा इरू हर्ट। दहशतगर्द इरा, इरा भी बड़े होकर दहशतगर्द बनेगी, दहशतगर्द। एकदम सब हाल में मौजूद ये लफ्ज़ बोलने लगे। सिकंदर ने इर्द-गिर्द देखा, इरा रो रही थी, रमशा को नैना धक्का दे रही थी। सिकंदर अधिक दहशतगर्द है, उसे फांसी हो जानी चाहिए। सिकंदर दहशतगर्द, पापा मी हर्ट। सर, सर। सिकंदर एकदम हड़बड़ाकर उठा, वो पसीने से शराबोर था। जावेद सिकंदर के कंधे झंझोड़े, पानी का गिलास सामने उसे फिक्र से दिख रहा था। सर, आप ठीक तो है ना? आर यू ओके? सिकंदर ने नासमझी से जावेद को देखा, फिर इर्द गिर्द के माहौल को, तो उससे देखा वो इरा के बेडरूम में मौजूद था और इसी चेयर पे बैठा शायद थकन के मारे सो गया था। ये ख्वाब था, इरा को थप्पड़ नहीं पड़ा, उसकी बेटी तकलीफ में नहीं है, या अल्लाह शुक्र, ये ख्वाब था। सर, हाँ, मेरी आँख लग गई थी। रे कहाँ है? इरो तो यहीं खेल रही थी। रमशा मैडम नीचे हैं। इरा मैडम एलेक्स के साथ बाहर लॉन में हैं। आपका पूछ रही थी वो। उनके अम्मी अब्बू आए हैं। सिकंदर नासमझी में सर हिलाया और ग्लास उससे ले लिया और लबों से लगाया। वो इतने भी होश में नहीं था कि ये पूछ सकता कि रमशा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कैसे नीचे गई। बार बार डरावना ख्वाब उसे भी तंग कर रहा था। सिकंदर उसको ना चाहते हुए भी संभल कर गंभीर लहजे में कहना पड़ा। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। उन्हें कहना आँख लग गई थी। और ऐसी लगी थी कि 1 मिनट के लिए सिकंदर हिले ही नहीं सका, पर वो वहाँ था, उसे ही सब संभालना था। पानी का घूंट लेते हुए वो सामने अपनी बेटी और बीवी की तस्वीर देखने लगा। तुम जो कोई भी हो, मेरे हाथों नहीं बचोगे। मौत तो दूर की बात है, जिंदगी ऐसी लंबी और तकलीफ दे कर दूंगा कि तुम्हारी 100 नस्लें याद करेंगी। लैपटॉप बंद कर वो कुर्सी से उठने लगा कि सोफे पे सोए हुए वजूद को देखकर मुस्कुरा उठा। जब भी वो काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता तो हया उसके ऑफिस आ जाती, उससे बातें करती, उसे कुछ खिलाने के लिए वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ खाने की चीज़ उसके मुंह में डालती, क्योंकि अब मुस्तफ़ा को काम के बोझ ने खाने पीने का होश भुला दिया था। ऊपर से हया उम्मीद से थी, इस बार उन दोनों की बेटी होने वाली थी। अब तो मुस्तफ़ा अपने सारे होश भुलाए, या तो काम करता या फिर अपनी बेबी गर्ल हया का ख्याल रखता। मुस्तफ़ा हया को बहुत बार डांट चुका था कि वो उसके इंतज़ार में बैठी न रहा करे। हालांकि अगर हया ऐसे पहले करती तो वो उसको सीधा कर देता। वो कभी भी नहीं चाहता था हया उसको छोड़कर किसी और चीज़ में तवज्जो दे। हद से ज़्यादा पोसेसिव था वो उसके लिए। बेटों की तो खैर अब उससे फिक्र नहीं रही थी। बेटे उसके काफ़ी समझदार थे और माँ को बिल्कुल तंग नहीं किया करते थे। खासकर ऐलान बराक की कभी कभी खोपड़ी उल्टी हो जाती थी, तब वो प्रॉब्लम में होते थे, वरना वो भी काफ़ी ख्याल करने वाला बच्चा था। कुर्सी से उठते हुए उससे अपने मुंह पर हाथ रखकर जमाई रुकी और अपनी चीज़ें ठीक करने लगा। दराज से छोटा सा डस्टिंग कपड़ा निकालकर उसने टेबल को तकरीबन 2 मिनट साफ किया। उसी कपड़े को डस्टबिन में फेंक कर उससे 6 मिनटों हर चीज़ सेट करने के बाद कुर्सी को सीधा करके अपने कमरे का जायज़ा लिया। बस आए तो ठीक था, मगर मुस्तफ़ा को उलझन हुई। ये बात तो बताना भूल गई कि मुस्तफ़ा को ओसीडी थी, ना सिर्फ हया का ओसीडी बल्कि सफाई सुथराई का भी ओसीडी था। गंदगी से उन्हें सख्त चिढ़ और नफरत थी। वॉशरूम से हाथ धोने के बाद वो हया के पास आया, जिससे एक टांग और बाजू सोफे से नीचे लटका रहे थे। मुंह अध खुला हुआ था, बालों ने उसका आधा मुंह छुपा लिया था। उसके अजीब अंदाज पर मुस्तफ़ा को हंसी आई, मगर अफसोस हुआ कि वो उसकी वजह से इतनी गैर आरामदेह जगह पर सो गई और वो हंस रहा है। झुककर उसने ज़रा उसे सीधा किया और मुंह से शायद मुस्तफ़ा का नाम लेकर बड़बड़ाई और हल्का सा कसमसाई। मुस्तफ़ा ने उसके बाल ठीक करने के बाद उसे उठाया तो हया की आंखें ज़रा सी खुली, फिर उसने मुस्तफ़ा के सीने में मुंह छुपा लिया। वो भी नींद में ही थी। होश में उठी तो मुस्तफ़ा को कभी उसे उठाने का ना कहती। मुस्तफ़ा ने उसके सर पर प्यार किया और उसे कमरे में लेकर गया। कमरे का दरवाज़ा खोलने के बाद उसे हया को अच्छी तरह सेटल करने के बाद सीधा हुआ तो देखा हया का फ़ोन ब्लिंक हो रहा था। उससे मुस्तफ़ा की तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर को देखकर मुस्तफ़ा चौंका। ये तो वही तस्वीर थी जब वो पराग में हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम हया को वो नहीं जानता था। शायद उससे गूगल से मिली हो। फ़ोन को उठाकर उससे अपनी तस्वीर देखी तो पुराने लम्हे को याद करके वो मुस्कुराया। वो परेशान सा लाल चेहरा, वो कंफ्यूज छोटी काली आंखें, वो प्रोफेशनल अंदाज, वो शर्म, वो गुस्सा, वो आँख। उसे पता नहीं था कि उसी पल वो उसको अपनी उंगली में लपेट चुकी थी। इफ़ यू हैव स्टेयर्ड मी इनफ, कैन आई प्लेस माई ऑर्डर? उसे लगा वो मुस्कुराएगी या फ्लर्ट अंदाज में ऐसी हरकत करेगी जिसका मैक्सिमिलियन मार्टिन पहले से आदी था।
मगर उससे उसे सरप्राइज़ किया था। वो कंपोज़्ड हो गई थी। जैसे वो उसे देखकर साकित हो गई थी, वो उसकी बेख्तियारी थी। उसको रोज़ का नहीं था कि खूबसूरत अमीर आदमी को देखकर अपना होश हमेशा की तरह भुला देने का ड्रामा करे। तुमने जो करना है मैक्स, लेकिन मैं हरगिज़ तुम्हारी नहीं बनूँगी। मर जाऊँगी लेकिन अपना आप तुम्हें कभी नहीं सौंपूँगी। कितनी आतिश भरी हुई थी उसकी आँखों और ज़ुबान में, कितनी छोटी थी उससे मगर फिर कितनी निडर थी। इस निडरपन का वो दीवाना था। उसकी ना होने का कह कह कर वो लड़की हमेशा के लिए उसी की हो गई। उसके बच्चों की माँ, उसकी ज़िंदगी, उसकी बेबी गर्ल हया मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने फ़ोन टेबल पे रखा और उसके माथे पे प्यार की मोहर छोड़कर वो उठा और चेंज करने के लिए जाने लगा। जब उसका फ़ोन बज उठा, उससे देखा और अपनी आँखें घुमाई। अब क्या है? इस वक्त क्यों फ़ोन किया? ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद करके उससे वली का फ़ोन उठाया। शेर दौड़ से बात हुई मेरी। कापू कापू से क्या बात हुई तुम्हारी और कब? वो अपनी बीवी और बेटी के परमानेंट वीज़े की बात कर रहा था। दूसरा, उसने कुछ ऑडियोज़ भेजी हैं। उसमें एक आदमी अजीब आवाज़ में उसकी बेटी को मारने की धमकी दे रहा है। कुछ उसकी बीवी को हासिल करने की धमकी। एक दो फोटोज़ भी भेजी हैं जिसमें उसकी बेटी की तस्वीर में बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ था। ये सब तो मुझे पता है, मुझे क्यों बता रहे हो? क्या कापू ने मदद मांगी है? मेरे मुंह में तो कभी नहीं कहेगा। बड़ा अनापरस्त आदमी है। तुमसे ज़्यादा अनापरस्त नहीं है। मदद तो ना ही कहना, वरना गोली से उड़ा देगा। उसे ये सब इसलिए भेजा है ताकि मैं उस आदमी को आइडेंटिफाई कर सकूं कि यूरोपियन बिजनेसमैन में कौन हो सकता है। काम की बात पे आओ वली, ये सारी बातें मेरी उसके साथ हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है कोई बड़ी बात है जो तुम्हें पता लगी है। अब बक वो भी। उस ऑडियो को ज़रा गौर से सुनो और उसके लफ्ज़ ब्लू को गौर से सुन। अजीब आदमी हो। ब्लू लफ्ज़ सुनकर कौन सा पता चल जाएगा कि वो आदमी कौन है। तुम्हें 12 साल पहले याद है जब तुम्हारी मीटिंग हुई थी आर्म डीलर्स और ड्रग माफिया से, और उन्होंने तुम्हें एक ऐप बनवाने का कहा था, और जिस तरह की ऐप का वो कह रहे थे, मैं सुनते ही हत्ते से उकड़ गया था। हाँ याद है, विल्सन मैलिश और टोनियो गोरजिला। बिजनेस इवेंट्स में अक्सर सामना होता है। तुम भी मिले हो उससे। मुस्तफ़ा ने वार्डरोब को स्लाइड करते हुए अपना नाइट सूट निकालने लगा। ये याद आया कि उसकी ईशा की नमाज़ रह गई थी, वो भी पढ़नी है, तो उससे शलवार कमीज़ निकाली। तो जब मैंने इनकार किया था तो उसने कहा था, बिलीव मी, हमें ठुकरा कर मैं और तुम बहुत पछताएंगे। तो ये तो बहुत से माफिया बिजनेस टाइकून ने हमें धमकी दी है, हत्या के काबू ने भी दी है। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि सारे दुश्मन हैं। यू डैम पीस ऑफ शिट। ब्लू लफ्स को उससे जीलो कहा था। शायद वो बोलता ही ऐसे था। अब तुम ये ऑडियो सुनना मैक्सी, फिर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो माफिया मैन है। उसका ग्रोह काफ़ी ताकतवर है। उसका ताल्लुक अमेरिका से है, यानी रशिया के साथ अच्छे टर्म्स नहीं है। कापो तो रशिया का माफिया है। कापो, उसकी डिटेल्स भेजो। मेरे ख्याल से हमें शिकारी बड़ी ही आसानी से मिल गया। और वली की बात सुनकर मुस्तफ़ा ने ऑडियो सुनी, वो भी 3 बार। उससे भी यकीन हो गया कि सिकंदर को दुश्मन और कोई नहीं, विल्सन मैलिश है।